हैं। कुछ लोगों ने कैनवा में बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशंस बनाए हैं, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अगर आपके कोई प्रश्न है जो सवाल के हैं, आई थिंक किसी ने शायद कहूट को मतलब सर्कल करके पूछा था कि इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो वील मेक दैट हैपन बाय द एंड ऑफ टुडे। दिखना चाहिए था, लेकिन आई जस्ट गो इन एंड चेक दैट। सो और कोई अगर आपके प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो जरूर वो कॉप में जो आप शेयर कर रहे हैं उससे तो आपसे वाकिफ हूँ, लेकिन आज थोड़ा मतलब आमने सामने तो नहीं है, लेकिन कम से कम इस गूगल मीट के जरिए अगर आपसे मिलने का मौका मिल रहा है तो बहुत खुशी हुई। श्वेता, ओवर टू यू। एंड थैंक यू अनुषा मैम, हम सबसे बात करने के लिए। और आज आप सेशन में आए तो आपका जो भी आपके थॉट्स रहेंगे वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोगी रहेंगे, हम सभी के लिए। तो क्योंकि आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, तो उसमें आपका तो हाँ, आपके जो भी उसमें थॉट्स हैं वो हम बहुत ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो उससे पहले मुझे लगता है हमें बिना किसी देर किए हुए हमें शुरू करना चाहिए, ताकि हम और समय बचा पाए आपसे बहुत सारी बातें करने का। जी, तो अभी हमारे और जो साथी हैं वो जुड़ रहे हैं, लेकिन हम आज का सेशन शुरू करते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन जो सबसे पहले आपका ध्यान जो है आपके कुछ एक अनुभव पे मुझे केंद्रित करना है, जिसके लिए मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये एक टूल है पैडलेट। खैर हम इस टूल के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप इस पर ये एक सवाल का आप जवाब लिखें। तो ये सवाल भी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक अनुभव जो है यहाँ पे हम सबके साथ साझा करें। तो क्या आप या आपके जानने वाले ने कभी ऑनलाइन या इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय असुरक्षित महसूस किया है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जहाँ पे कि आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए असुरक्षित लगा हो, या किसी भी प्रकार से आपको लगा हो कि आप सुरक्षित नहीं हैं जब आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, या अपने फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं, या किसी और लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग कर रहे हैं? तो आपके जो भी जवाब होंगे, ऐसी ही एक घटना आपको लिखनी है। तो मैं अभी इसका पैडलेट, इस टूल को हम पैडलेट बोलते हैं, तो अभी मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगी, और जैसे ही आप इस लिंक को खोलेंगे आप यहाँ पर लिख पाएंगे। तो लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पे एक प्लस का जो साइन है वो दिख रहा होगा, आपको एक प्लस के साइन पर जाना है। यहाँ पे आप अपना नाम सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देती हूँ। और उसके बाद आपको जो भी लिखना है, अपने विचार, जो भी घटना आपको बतानी है, वो आप यहाँ पर लिख करके आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो ये पोस्ट आप सभी को, सबका लिखा हुआ पोस्ट दिखेगा। तो मैं अभी लिंक शेयर कर रही हूँ। आप सभी को सवाल समझ आ गया है क्या? मैम एक बार पूरा रिपीट कीजिएगा। जी जी। तो सर, सवाल ये है कि क्या कभी आपको या आपके किसी जानने वाले को इंटरनेट पे काम करते समय असुरक्षित महसूस हुआ है, या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपको लगा हो कि असुरक्षित है, कोई ऐसी ऑनलाइन घटना, या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, या कभी फ़ोन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपको ये महसूस हुआ कि आप ऑनलाइन असुरक्षित हैं? तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे उस सवाल का जवाब लिखना है। इसको हम पैडलेट बोलते हैं, ऑनलाइन टूल। तो यहाँ पे लिखने के लिए मैं आपके साथ एक लिंक अभी चैट में शेयर करूंगी, आप उस लिंक पर जा सकते हैं। और लिंक पर जैसे ही आप जाएंगे प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, और इसमें आप जब ये प्लस के साइन पर जाएंगे, ये आपको नीचे दिख रहा है, जैसे ही आप ये प्लस के साइन पर जाएंगे तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट में अपना नाम भी लिख सकते हैं, अगर आप अपना नाम नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कीजिए, यहाँ टाइप कीजिए
और फिर आप पब्लिश कर दीजिए। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे, आप हम सबको आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो दिखेंगे, तो सबको एक दूसरे के आंसर्स यहाँ पे दिखेंगे। तो यही मैं बस कहना चाह रही थी। तो मैं इसका लिंक अभी आप सबको भेज देती हूँ। तो ये पैडलेट का लिंक है, आप इस लिंक पर जा सकते हैं। आपके पास ये लिखने के लिए हमारे पास 3 से 5 मिनट का समय है। तो हम देख भी जी, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आप में से बहुत से लोग जो है अपने आंसर्स लिख रहे हैं। ओके, तो आप में से किसी ने लिखा है कि आपने ऑनलाइन क्लास के दौरान ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या अनुभव किया है? क्या आप उसको थोड़ा डिटेल में लिख पाएंगे? हम्म। क्या इसमें ऐसा भी कोई अनुभव क्या आपके साथ हुआ है कि आपसे कभी आपके अकाउंट की, बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी गई हो, या किसी ने कभी फोन करके पासवर्ड पूछा हो और ये बोला हो कि अ, और ये बोला हो। हेलो। हेलो। जी। मैम आगे नहीं ओपन हो पा रहा है, मेरे से पता नहीं। अच्छा सर, अब तो आप अपना रिस्पॉन्स चैट में भी लिख सकते हैं, अगर आपका ये पैडलेट नहीं खुल पा रहा है तो। जी जी, चैट में लिख सकते जी हैं। ओके, जी सर, थैंक चैट में यू। लिख दीजिए। ओके, थैंक यू। हमारे पास अभी बहुत रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मैंने अपना स्क्रीन भी शेयर किया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। शैलेंद्र सर लिख रहे हैं, मोबाइल चलाते समय कई बार मोबाइल सामान्य व्यवहार नहीं करता है, कई ऐप्स अपने आप ओपन होता है और अपना क्लोज। तो आपको ये लगता है कि जब ऐसा होता है, आपको महसूस होता है कि आप असुरक्षित हैं या कुछ दिक्कत हो रहा है? During classes, some unwanted were asking for password and they were controlling my screen during the classes. Yes. हम्म। संतोष सर, मैं आपका पोस्ट एक लिखा हुआ देख पा रही हूँ जिसमें आपने गुड इवनिंग लिखा है, तो अगर आप चाहें तो उसको दोबारा एडिट भी कर सकते हैं या आप नया पोस्ट एक बना सकते हैं। जी। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास लेते समय एक बार जब एक लिंक शेयर हुआ तो उसको क्लिक किया तो ऑब्जेक्शनेबल वीडियो चल रहा था। जी। हम्म। अ, आप सभी एक दूसरे के रिस्पॉन्सेस पढ़ सकते हैं। गत सत्र कोरोना काल में हुए ऑनलाइन क्लासेस के दौरान मैंने कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्यापन में काफ़ी असहज महसूस किया, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा मेरी क्लास में अपशब्दों का उपयोग किया गया। साथ ही मेरी ऑनलाइन क्लास में
बाधित किया गया, जिससे मुझे क्लास बीच में ही समाप्त करना पड़ा। जी, तो जैसा कि मैं देख रही हूँ, ये सारे जो भी आप यहाँ पर ऐसी घटनाएँ लिख रहे हैं, वो ज़्यादातर जो है आपकी ऑनलाइन क्लास से जुड़ी हुई है। और कई बार जो असुरक्षित हम महसूस करते हैं, वो असुरक्षा हमारे जब हम ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसे भेज रहे हैं या हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो उसमें भी हम कई बार हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा डेटा है, पर्सनल डेटा, वो भी एक तरीके से किसी न किसी रूप से असुरक्षित हो सकता है। तो ये है। और कई बार हमें स्पैम कॉल आते हैं, कई बार हमें ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं जो कि हमारे अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। एक ये है, और भी कुछ ऐसे हमें लिंक भी कई बार हमें किसी अनजान व्यक्ति या अनजान किसी जगह से, सिस्टम से हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें इंटरनेट पर एक असुरक्षा जो है हमें महसूस कराती हैं, असुरक्षित हमें महसूस कराती हैं। तो ये मैं आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सेस देख पा रही हूँ। जी, मोबाइल में कॉल्स भी आते हैं जो लॉटरी निकालने की बात कहते हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ, जिसमें उन्होंने इनाम जीतने की बात कही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठगी का शिकार होना। जी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, डिजिटल पेमेंट में ठगी का शिकार होना। जी शशि मैम। तो अभी भी मैं देख रही हूँ हमारे बहुत से साथी अभी भी लिख रहे हैं। तो हम 2 मिनट का समय और रखते हैं, आपके लिखने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम आगे की बातचीत शुरू करेंगे। जी, हमारे पास ऑनलाइन पे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं। श्वेता मैम बोल रही हैं कि ऑनलाइन क्लास में दूसरे जगह के स्टूडेंट्स भी जुड़ते हैं, वो ग्रुप बनाने को बोलते हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है। जी, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास आउटसाइड स्टूडेंट्स create sometimes you get message regarding payment to unknown people. Yes, एफए में अकाउंट डिटेल मांगा जाता है, मनी 20,000 डिमांड करते हैं, रिटर्न 4 आवर्स में। एग्जैक्टली। तो ये सभी जो घटनाएं हैं, कभी ना कभी हमारे साथ या हमारे साथियों के साथ इस तरह की ये घटनाएं कभी ना कभी हुई हैं, या हमें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है जहाँ पे कि हमें इंटरनेट पर असुरक्षित महसूस हुआ है। जैसा कि ऑनलाइन में भी जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस में भी हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी, जैसा कि आप अपने अनुभव से लिख रहे हैं, कि बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका नहीं होना चाहिए था, या फिर जिससे हमें असुरक्षित, या हमारे बच्चे जो हैं उसमें असुरक्षित, जो हमारे छात्र हैं वो असुरक्षित महसूस करते हैं। जी, तो अभी हम इन सभी चीज़ों से हम किस प्रकार हम अपना बचाव कर सकते हैं, ये जो भी इंटरनेट पर असुरक्षित हम जो महसूस करते हैं, तो हमें किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो क्या हम सभी अभी लिख रहे हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि जी, तो जो भी रिस्पॉन्सेज आपने लिखे हैं, मैं इनका पीडीएफ बना करके एक बार हमारा जो टेलीग्राम पर ग्रुप है उस पर भी मैं आप सभी के साथ साझा कर दूंगी, ताकि आप अच्छे से उन सबको पढ़ पाएं, सबके रिस्पॉन्सेज एक दूसरे के जो भी हैं उनको आप अच्छे से पढ़ पाएं। जी, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं सेशन में अभी के लिए? हेलो, नमस्कार मैम। यस मैम, यस। आवाज नहीं आगे बढ़िए मैम। आगे बढ़िए मैम, क्लास लीजिए। ओके, ओके, ठीक है सर। तो आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज साफ आ रही है क्या सबको? मैडम बहुत धीमे आ रही यस है मैम, आवाज। यस मैम, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा,
आ रही है। अच्छा, तो मैम एक बार आप अपना फ़ोन में चेक कर लीजिए, या फिर आपका इंटरनेट का भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आप एक बार दोबारा से जॉइन कीजिए लीव करके मीटिंग। हेलो हेलो। मैडम, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। मैम ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, उसमें क्लियर आ रही है मैम की आवाज़, डायरेक्ट नहीं आ रही है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने सभी आपके साथ जो घटनाएं हुई हैं इंटरनेट पर असुरक्षित होने की, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, चाहे वो एक सोशल मीडिया हो, फेसबुक या इस तरीके का कोई सोशल मीडिया हो, या फिर आपको कोई फ़ोन कॉल हो, या ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो घटनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि जो हमारा एक इंटरनेट का नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित है। तो हम इस तरीके की असुरक्षित जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनसे किस प्रकार बच सकते हैं, तो आज इसके बारे में अभी हम ये चर्चा शुरू करते हैं। तो जब हम एक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें चार तरीके से हम जो है अपने आप को सुरक्षित रखने की बात करेंगे। पहला है इंटरनेट सुरक्षा क्या है। दूसरा, ईमेल तथा संदेश भेजना। ईमेल भेजते वक्त हम किस तरीके से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। हम सोशल मीडिया यानी कि सामाजिक नेटवर्क पर खुद को कैसे खुद सुरक्षित रख सकते हैं, और हम अपने मोबाइल की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इंटरनेट सुरक्षा है क्या। तो इंटरनेट सुरक्षा, जैसे कि आप सभी ने कुछ कुछ घटनाएं जो आपने शेयर की हैं अभी हम सभी के साथ साझा की है, तो इस तरीके की घटनाओं से बचना, आपके साथ कोई स्कैम हो या फ्रॉड हो ऑनलाइन, जिसमें कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो हैक कर लिया जाए, सॉरी, या फिर आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो हैक कर लिया जाए, या आपके सिस्टम में कोई आकर के आपका डेटा चुरा लेता है, जो आपका निजी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चुरा लिया जाए, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट में आपको असुरक्षित महसूस कराती हैं। अब इंटरनेट सुरक्षा है कि इन असुरक्षित तत्वों से हम किस प्रकार बच सकते हैं। तो ऐसे हम क्या-क्या उपाय या उपाय कर सकते हैं जो कि हमें इंटरनेट पर से आने वाले खतरों से बचा सकें, या जो हमारी सुरक्षा कर सकें। तो कंप्यूटर सुरक्षा का मतलब है कि आप अपने जो कंप्यूटर में आपका डेटा है, अ, उसको कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो उस डेटा में बहुत सी आपकी निजी जानकारी आती है, जैसे कि आपका जो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर, आपके सर्टिफिकेट्स भी हो सकते हैं, कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट की जानकारी है ना, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सभी जानकारियाँ जो है आप कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी। तो आप जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी आप करते हैं, उससे आप किस प्रकार से जो है आप ये भूमिका आप निभा सकते हैं। आप खुद से किस प्रकार से भूमिका निभा सकते हैं कि आप खुद को सुरक्षित रख पाएँ। तो कंप्यूटर की सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर की सुरक्षा महत्वपूर्ण है ताकि, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, कि हम अपनी जो भी जानकारियाँ हैं उसको गोपनीय रख पाएँ और सुरक्षित रख पाएँ। और इसके अलावा साथ के साथ जो भी पेशे हैं या शिक्षा या रोज़मर्रा के जो काम है ना? तो उसको करने के लिए हम काबिल बन सकें। तो ये सब जिसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला है हमारा, ईमेल या संदेश भेजने के लिए क्या हम चीज़ें करें जो कि महत्वपूर्ण है, जो हमें सुरक्षित रख सकती हैं। हमने हमने एक ऑनलाइन क्लास में ईमेल भेजने के बारे में भी बात की थी। लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जब हम ईमेल भेज रहे हैं, तो उस पर भी हम कई बार असुरक्षित हो सकते हैं। कई बार हमें जो है खतरे, जो ऑनलाइन हमारे जो खतरे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेल भेजने के लिए सबसे पहला जो इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, ये शायद आप पढ़ भी चुके होंगे, तो इन बिंदुओं को ज़रूर जांच लें। सबसे पहला, आप जिस भी ईमेल आईडी पर ईमेल भेज रहे हैं उसकी जांच ज़रूर कर लें। तो ईमेल आईडी पे जब आप जांच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप
जब आप ईमेल आईडी टाइप करते हैं और उसके ऊपर कर्सर रखते हैं तो उसमें जो है आपका, मैं एक मिनट आपको दिखा भी देती हूँ जी। तो जब भी आप किसी भी ईमेल आईडी पर आप कर्सर रखते हैं, ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ी देर में मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जब भी आप ईमेल आईडी पर कर्सर रखेंगे तो आपको जिसको भी आप ईमेल भेज रहे हैं उसका नाम या उसकी ईमेल आईडी वो आपको दिखने लगेगी। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, जो भी लिंक, अगर आपको मेल द्वारा कोई भी लिंक प्राप्त हुआ है, किसी भी वेबसाइट का या लिंक प्राप्त हुआ है, तो आप पहले लिंक पर दबाने से पहले उस लिंक की जांच कर लें। अब वो जांच आप कैसे कर सकते हैं, आप लिंक पर अपना जब कर्सर इधर उधर करेंगे तो नीचे आपने देखा होगा कि पेज का नाम लिखा हुआ आता है, कुछ कुछ उसमें लिखा आता है। तो जब आप उसकी जांच करेंगे तो ज़्यादातर जो लिंक है उसमें अगर आप देखेंगे जो सुरक्षित लिंक होते हैं वो HTTPS से शुरू होते हैं। तो इसमें हमें ये बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानने के लिए है कि इसमें जो सुरक्षित लिंक होंगे वो वो HTTPS से शुरू होंगे। अगर उधर HTTP खाली लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है तो वो लिंक असुरक्षित नहीं है। तो ये आप इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आप कैसे भी कभी भी किसी भी लिंक पर, अनजान लिंक पर आप क्लिक ना करें। तो अब इससे क्या होता है, अगर आप किसी अनजान लिंक पर आप अगर जाते हैं तो जो हैकर्स हैं या जो स्पाईवेयर्स है वो आपके सिस्टम में या आपके जो है आपके अकाउंट में जो है वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं, जिससे आपकी जो भी जानकारी है वो आपकी जो निजी जानकारी है वो आपको पता भी नहीं चलता और वो किसी के साथ जो है आपके पासवर्ड्स हो गए, ये सब जो है आपकी आगे शेयर हो जाती है, जिनका गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से अगर आपका कोई विज्ञापन है या फिर आपको कोई ईमेल ऐसा लग रहा है जो कि आपको उस ईमेल पर संदेह हो रहा है तो आप उसको स्पैम का निशान लगा सकते हैं। तो ये और ईमेल भेजते या प्राप्त कर भेजते समय कभी ये ना कर ईमेल्स में कभी ये ना करें, हास्यास्पद या गैर भरोसेमंद लिंकों को ना खोलें, जैसा कि हम बात कर रहे थे। और साथ में जो अटैचमेंट्स आते हैं आप उन अटैचमेंट्स को भी नहीं खोलें। अटैचमेंट्स में कई बार वायरसेस जो है वो अटैच होते हैं और जो कि आपके जो अटैचमेंट्स में कभी वायरसेस होते हैं जो आपके सिस्टम में आकर के आपके सिस्टम को अटैक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जब आपको जी। तो यदि आपको किसी संदेश भेजने वाले के बारे में की प्रामाणिकता ना हो या आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं या उस किसी संस्थान से भी अगर आपको कोई ईमेल आता है या आप उसको भी नहीं जानते हैं तो आप अपनी जानकारी उस पर कभी भी शेयर ना करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ईमेल भेजते वक्त। और जब हम सोशल नेटवर्क पर हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर मैसेजिंग ऐप भी, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब पर जब आप सोशल नेटवर्क पे काम करते हैं तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला, हम जो प्राइवेसी सेटिंग होता है सोशल मीडिया में या हमारा जो सोशल नेटवर्क का अकाउंट है उसमें आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जो भी पोस्ट आप शेयर कर रहे हैं उसमें शिष्टता बनाए रखें, सही शब्दों का इस्तेमाल करें। कुछ वीडियोस या कुछ अलग तरीके की चीज़ें जिसमें शिष्टाचार ना हो वो चीज़ें आप पोस्ट करने से बचें। तो और साथ ही में अगर आप किसी भी जानकारी को दूसरों को फॉरवर्ड कर रहे हैं या आप भेज रहे हैं किसी भी जानकारी को, तो उससे पहले आप ये जान लें कि जो भी इंफॉर्मेशन आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सही हो। तो उसकी जांच आप ज़रूर कर लें। तो उसका पता आप उसके बारे में देख करके, उसको पढ़ करके आप पता भी लगा सकते हैं। जी। और साथ में अगर
कभी आपको फेक प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, या फिर कोई नकली प्रोफाइल आपको लग रहा है, या साथ में किसी अनजान व्यक्ति का आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है या मैसेज आता है, तो उससे आप बचे रह सकते हैं। और साथ में ही आप उसको स्पैम या रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शंस हमेशा आपके पास रहते हैं किसी भी सोशल मीडिया में। व्हाट्सएप में रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, ब्लॉक करने का भी ऑप्शन होता है। तो ये सब चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सामाजिक नेटवर्क पे, सोशल मीडिया पे आपको सब चीज़ें नहीं करनी है। अनजान व्यक्तियों की दोस्ती का अनुरोध स्वीकार नहीं करना है। किसी की भी अनजान व्यक्ति की अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, वो आप स्वीकार नहीं करें। और इसमें और सबसे बड़ी बात कि आप कभी भी किसी के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी या पासवर्ड कभी भी आप किसी के साथ साझा ना करें। और साथ ही आप उसके साथ ही आप कोई आक्रामक या अश्लील सामग्री, जैसे किन्हीं प्रकार की तस्वीरें या वीडियो, इस तरीके की जानकारी ना पोस्ट करें। और कोई भी अनजान लिंक, जैसे कि हम बताए थे, अनजान जो भी कोई एडवर्टीजमेंट आता है, हमें सोशल नेटवर्किंग साइट पे आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। तो आप ऐसे ही बिना जांच पड़ताल किए उस एडवर्टीजमेंट पर भी क्लिक ना करें। उससे आपकी जो फ़ोन की या जो भी डिवाइस आप चला रहे हैं, या आपकी जो भी अन्य जानकारी है, जैसे पासवर्ड, ये सब जो चीज़ें हैं, वो आपकी आगे असुरक्षित हो जाती हैं। जी, आप मोबाइल की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? मोबाइल की सुरक्षा के लिए इसमें आपको सबसे पहला तो आप कभी भी अपना फ़ोन किसी अनजान व्यक्ति के या फिर जिस पर आपको भरोसा नहीं है, आप उसके हाथ में ना दें। और अपने मोबाइल की सुरक्षा के लिए हमेशा पिन नंबर या पासवर्ड, जो कि हमारे फ़ोन में अब स्मार्टफ़ोन में है अवेलेबल, या बाकी फ़ोन्स में भी होता है, तो आप ये सब चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल रखें। और जैसे ही आपके फ़ोन में कोई नया अपडेट आता है, तो उसको आप जो है अपडेट, अपने फ़ोन को नियमित रूप से आप अपडेट करते रहें। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आता है, आप उसको अपडेट करते रहें। और साथ में, जैसा कि जब हम बात कर रहे थे कि आपकी जो भी ज़रूरी जानकारी है, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज़ या आपकी जो तस्वीरें हैं, आप उनका एक बैकअप लेकर के रखें। तो ये बैकअप आप अपना बना कर के रखें। ये बैकअप आप अपना पेन ड्राइव में भी बना सकते हैं, या अपने फ़ोन के किसी और स्पेस में आप बना सकते हैं। हमारे फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है, उसमें भी बैकअप बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना पासवर्ड या पिन नंबर किसी के साथ भी साझा ना करें। और अपने जो मोबाइल फ़ोन है, वो किसी अनजान या गलत इंसान के हाथ में आप ना दें। तो ये हमने बात की अभी 3 प्रकार की, इनमें से 3 प्रकार की जो हम सुरक्षा के बारे में हमने बात किया। ईमेल तथा संदेश, सामाजिक नेटवर्क और मोबाइल उपकरणों की सुरक्षा। अभी हम थोड़ा, क्योंकि हम हेलो? जी। जी, तो अगर आप में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी हमें मोबाइल उपकरणों की सुरक्षा और सामाजिक नेटवर्क के बारे में अभी हमने बात की। लेकिन अभी हम जानेंगे कि हम इंटरनेट पर सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। जब हम इंटरनेट पर काम कर रहे हैं अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से, तो हम इंटरनेट पर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो जब हम असुरक्षा की बात करते हैं, असुरक्षा में जो है, कई बार हम हैकर्स के रूप में हम हमारा जो डेटा है, वो जब हैक कर लिया जाए, ये एक तरीके की असुरक्षा है। या हमारे लैपटॉप्स में, या लैपटॉप में वायरस आ जाना, कोई मालवेयर आ जाना, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है या सिस्टम है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये कुछ प्रकार के साइबर अटैक पे, जिनको हम बोलते हैं साइबर अटैक या ऑनलाइन अटैक जो है, ये सब इसमें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। तो अभी हम इंटरनेट पर, जब हमें सुरक्षित रहना है, इंटरनेट पर सुरक्षा रहने के 7 प्रमुख तत्व हैं,
7 तत्व हैं जिनके बारे में हम थोड़ी चर्चा में आगे हम विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसमें 7 जो चरण है आप ले सकते हैं हमेशा। तो पहला है कि आप अपने सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट और इंस्टॉल करते रहें। तो जैसे कि आपने देखा होगा आपके सिस्टम में समय समय पर अपडेट करने का नोटिफिकेशन आता है, तो आप इसको कभी इग्नोर ना करें, आप समय समय पर अपडेट करते रहें। इससे क्या होता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट जब आता है तो उसमें नए जो सुरक्षा के जो स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं कई बार। तो अगर आप इंस्टॉल करते रहेंगे तो आप इंटरनेट से आने वाले खतरे से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो आप हमेशा अपने लैपटॉप में या सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें। एक आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन। तो उसका एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि रिलायबल हैं। तो आप एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है अपने लैपटॉप में हमेशा रख सकते हैं। आप अपनी पहचान की चोरी होने से बचाएं। जो भी आपका डेटा है या आपका डेटा है, आपकी पहचान है, उसको ही आप चोरी होने से बचाएं। चोरी मतलब कि आपके लैपटॉप में अगर कोई किसी जो भी अनजान लोगों से बचा करके रखें, अनजान या फिर जो आपको लगता है आप असुरक्षित नहीं है उनसे बचा करके रखें। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि आप अपना जो पर्सनल फायरवॉल है उसको आप चालू करके रखें। तो ये फायरवॉल है क्या? तो जो फायरवॉल है वो जो भी इंटरनेट पर असुरक्षित तत्व हैं, जैसे कि हैकर्स हो गए या जहाँ से कि आपका डेटा जो है वो लिया जा रहा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें, तो उनसे जो आपका पर्सनल जो आपका सिस्टम है उसके बीच में एक हम इसको एक वॉल की तरह मान सकते हैं कि उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है कि तो जो भी इंटरनेट की तरफ से असुरक्षित तत्व आप तक पहुंच पाते होंगे, ये उन असुरक्षित तत्वों को रोकता है। तो ये किस प्रकार से होता है कि मान लीजिए जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे फ़ोन की ट्रैकिंग हो रही हो, तो हमारा फ़ोन ट्रैक होता है। जब कहीं से हमको कॉल आ रहा है और हम वो फ़ोन उठा लेते हैं तो हमारा फ़ोन ट्रैक होना शुरू हो जाता है। तो ये फायरवॉल क्या करता है, इस तरीके की कॉल्स या नोटिफिकेशंस को रोकता है जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप ये काम ज़रूर कर लें। आप अपना फायरवॉल जो है उसमें ज़रूर उसको चालू रखें। तो अगर आप देखेंगे फायरवॉल आपको आपके लैपटॉप में ही मिल जाएगा। आप जैसे कि मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा देती हूँ, आप सर्च ऑप्शन में जाइए, आप यहाँ पे फायरवॉल टाइप कीजिए। तो ये फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में फायरवॉल जो है वो ऑन है, प्राइवेट नेटवर्क के लिए, डोमेन नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क के लिए। तो ये फायरवॉल मुझे असुरक्षित तत्वों से बचा कर रखेगा। तो ये आप ज़रूर कीजिए अपने सिस्टम में। और साथ में जो भी मैडम ये फायरवॉल को एक बार और बताते हैं। जी एक बार और रिपीट कीजिएगा। जी सर, जी मैम। तो ये जो फायरवॉल है आपको इंटरनेट पर जो भी असुरक्षित तत्व हैं उनसे बचाएगा, है ना, उनसे बचा कर रखेगा। तो इसको हम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं वो ट्रैक की जा सकती हैं। तो हमें जो नोटिफिकेशंस आते हैं या जो हैकर्स हैं या जो भी असुरक्षित तत्व हैं वो एक तरीके से हमारे सिस्टम से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो फायरवॉल वो इंटरनेट पर जो भी इनसिक्योरिटीज हैं और जो हमारा सिस्टम है उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है। वो जो असुरक्षित तत्व हैं उनको आने से, हमारे सिस्टम तक आने से रोकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सिस्टम का जो फायरवॉल है वो ऑन करके रखें, चालू करके रखें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा सर्च पे जाइए, है ना, आप सर्च पे जाएंगे, यहाँ आप अपना फायरवॉल ढूंढ सकते हैं सीधा, और ये आपको सेटिंग्स में भी मिल जाएगा, सिस्टम सेटिंग्स में। ये इसका सिंबल है सिक्योरिटी, जैसा कि आप देख रहे हैं।
तो आप जैसे ही फायरवॉल पर जाएंगे, आप यहाँ देखते हैं कि मेरा फायरवॉल तीनों ही नेटवर्क के लिए ऑन है, डोमेन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क। तो ये तीनों नेटवर्क्स में हम डिटेल से नहीं जाएंगे, इसकी समझ हमें बहुत से लोगों को है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम फायरवॉल अपना ऑन रखें। तो आप जैसे डोमेन नेटवर्क में जाते हैं, किसी भी, आप यहाँ ये बटन देख रहे हैं, ये ऑन है, मैं इसको ऑफ भी कर सकती हूँ, सॉरी, हाँ, तो ये है, यहाँ से ये ऑफ ऑन हो जाएगा। तो आप इसको ऑन कर दीजिए। आप ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो सिस्टम है उसमें फायरवॉल और नेटवर्क प्रोटेक्शन ऑन हो। तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। या फिर अगर आप कोई नया सिस्टम खरीदते हैं तो उसमें भी आप ज़रूर जांच लें कि उसमें फायरवॉल इंस्टॉल्ड है। वैसे तो बहुत से सिस्टम्स में होता है, बट आप फिर भी अपने लिए उसको जांच कर लें कि आपके जो लैपटॉप है उसमें फायरवॉल है या नहीं। श्वेता मैम, क्या ये इसके बाद मोबाइल में भी होता है? मोबाइल में भी होता है? मैम, मोबाइल में तो फायरवॉल तो नहीं होता मोबाइल में मैम, लेकिन कई बार हमारे कुछ सिक्योरिटी सिस्टम करके कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि पहले से इंस्टॉल होती हैं हमारे फ़ोन में, है ना, या प्राइवेसी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूर। ओके। जी जी जी। भारत सरकार का कवच नाम से है मैम ऐप। हाँ जी जी जी, ठीक है जी सर। तो मुझे पता नहीं इस ऐप के बारे में, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ। अच्छा, ठीक है सर। तो आप जब हम डिस्कशन करेंगे, जब हम प्रश्न लेंगे, उसमें आप एक बार हम सबके साथ ये शेयर साझा कर सकते हैं। जी जी, ओके। थैंक यू सर। जी, पांचवा जो स्टेप है, स्पाईवेयर या एडवेयर को नज़रअंदाज करें। तो ये एडवेयर और स्पाईवेयर क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कि आप एडवेयर को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने कभी देखा होगा कि आप कभी, मान लीजिए आपने कुछ सर्च किया, आपको किसी चीज़ की शॉपिंग करनी है, आपने कुछ सर्च किया, या फिर है ना, या आपने किसी इंस्टीट्यूट को ढूंढा, कुछ भी चीज़ आप सर्च करते हैं, आपने एक बार सर्च किया होगा, फिर उसके संबंधित जो भी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो आपको ईमेल के द्वारा, आपको ईमेल्स भी आने लगेंगे उन एडवर्टीजमेंट्स के। आपका जो सोशल नेटवर्क है उस पर भी वो आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखने लगेंगी उस चीज़ के संबंध में, है ना। और आपका जो है, आपके इवन लैपटॉप या डेस्कटॉप फ़ोन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट्स या नोटिफिकेशंस दिखने लगती हैं। तो ऐसा हम सभी के साथ होता है। लेकिन अगर आप देखिए, आप कुछ अगर फ्लिपकार्ट पर सर्च कर रहे हैं, तो आपकी वही जो आपने सर्च किया, वो जानकारी आपकी ईमेल के पास भी है, आपके बाकी जो सोशल मीडिया है उसके पास भी पहुंच जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ बहुत होती हैं। तो ऐसा क्या है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, या वो है क्या? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे कि हम एक कॉमन अपना ईमेल आईडी जो है वो हम हर जगह अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप वो अपना फेसबुक का अकाउंट बना रहे हो, चाहे आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे अपना अकाउंट आपने बनाया हो, है ना, या फिर आपने कभी जो भी आपके ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम्स होते हैं उसमें भी आप अकाउंट बनाया, तो वो जानकारी आपकी कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जाती है जो भी आप सर्च कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कि या सिस्टम्स है जो आपकी इस तरीके की जानकारी का एनालिसिस कर रहे हैं कि आप क्या चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, किस चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको उसी तरीके से एड्स या स्पाईवेयर्स दिखाने लगते हैं। तो आप इस तरीके के जो एड्स हैं उनको आप नज़रअंदाज करें, आप उनको कभी ओपन ना करें, क्योंकि कई बार बहुत बार वो असुरक्षित हाथों में होता है, और इन एड्स के ज़रिए, जो कि शायद ठीक भी नहीं है, उन एड्स के ज़रिए आपके सिस्टम तक पहुंचा जा सकता है। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी लिंक जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, कोई भी ऐड हो, कोई भी बैनर हो, आप उस पर क्लिक ना करें, उसको नज़रअंदाज कर दें। और
साथ में अपने पासवर्ड की आप सुरक्षा करें। तो अपने पासवर्ड को आप जो है आप हमेशा सुरक्षित रखें। तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से भी आगे बात करेंगे कि हम पासवर्ड को कैसे अपना पासवर्ड को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपना पासवर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे थोड़ा बात करेंगे। और जो भी आपके महत्वपूर्ण फाइलें हैं उनका आप बैकअप लें। आप अपना बैकअप उनका बनाकर रखें, किसी आप अपनी पेन ड्राइव में सेव कर लें या अपने ही सिस्टम में किसी और जगह पर किसी दूसरी ड्राइव में आप उसको जो है सेव कर सकते हैं। तो ये 7 प्रमुख स्टेप्स है जो आप ले सकते हैं खुद को सेफ रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए। जी, तो हम इसके बाकी तो हम सब विस्तार से जानकारी हम चर्चा कर चुके हैं इन 7 पॉइंट्स में, लेकिन हम थोड़ा एक बार और इसको हल्का सा इसको पढ़ लेते हैं। हेलो तो मैम। सबसे जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैम, I have some questions, ma'am. Okay. Sir, let me complete my presentation, then we can take your questions. Okay, ma'am. Yeah. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. So यहाँ पे हम जो पहला था ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर अपडेट करना, तो इसमें जैसे कि आप अपना जो सिस्टम है वो अपडेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम पहले भी अभी चर्चा कर चुके हैं और ये जो प्रेजेंटेशन है वो आपके कोर्स में भी अवेलेबल है, तो आप उसमें भी जाकर के इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो इसमें तो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम ये जानते हैं कि एंटीवायरस या वायरस क्या होता है। वायरस कुछ एक तरीके के प्रोग्राम है जो कि हमारे जो भी जानकारी है या जो भी हमारा सिस्टम है उसको किसी ना किसी तरीके से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये जो वायरस है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकते हैं। तो ये वायरस किस तरीके से फैलते हैं? बहुत से तरीके हैं। पहला तो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं उससे भी ये वायरस जो है फैल सकता है। दूसरा, अगर हम कोई भी पेन ड्राइव या USB फ्लैश उस तरीके से हम जो है अपने कंप्यूटर्स में अपने सिस्टम्स में लगा रहे हैं तो वहाँ से भी वायरस आ सकता है, या किसी नेटवर्क के द्वारा भी वायरस आ सकता है। खास करके जो नेटवर्क पब्लिक होते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स का वाईफाई है या फिर हम स्टेशन का अपना एक पब्लिक वाईफाई है, तो उसके ज़रिए से भी बहुत वायरस आते हैं। साथ के साथ उसमें स्पाईवेयर भी बहुत आते हैं। वायरस के अलावा वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से कि जो हैकिंग है, इस तरीके की जो हमारी जानकारी असुरक्षित होती है वो वहाँ से की जाती है। तो हमें ज़रूर ध्यान रखें कि जो पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क से अपने डिवाइस को कभी भी कनेक्ट ना करें, खासकर ऐसे नेटवर्क जिनका पासवर्ड है ही नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो नेटवर्क कौन उसको देख रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से कि वायरस जो है हमारे सिस्टम्स में फैलता है। ये हमें बहुत देखने की ज़रूरत है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है? तो इसके कुछ तरीके हैं। आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चलने लगेगा, कई बार सॉफ्टवेयर नहीं खुलेंगे, इंटरनेट काम नहीं करेगा। तो इस तरीके की कुछ जो गतिविधियां हैं वो आपके कंप्यूटर्स में होंगी, आपके कंप्यूटर में होंगी। और साथ के साथ जो अगर आपके फ़ोन में लैपटॉप में एंटीवायरस है, कंप्यूटर में एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस आपको एक चेतावनी देने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप हमेशा जो है अपना एंटीवायरस, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, कि आप इंस्टॉल करके रखें और टाइम से आप एंटीवायरस को अपडेट भी करते रहें। अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो ये आप ज़रूर करें। इसके बाद जैसे कि हमने ईमेल में भी बात की थी, कोई अनजान आपको ईमेल में अटैचमेंट आ रहा है या किसी भी प्रकार से कोई अनजान अटैचमेंट आ रहा है तो उसको आप कभी भी ना खोलें और कभी भी अनजान स्रोत से ईमेल्स जो भी लिंक्स हैं वो कभी भी ना खोलें। तो ये जो बातें हैं आप उनका ज़रूर बहुत मुख्य रूप से आप ध्यान रखें। तो ये है। इसके बाद आप अपनी जो भी पहचान है उसके चोरी से आप कैसे बच सकते हैं। आपके जो भी जानकारी है उसको आप
उसकी चोरी होने से किस तरीके से बच सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें, कई बार ऐसा होता है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे या कहीं पे भी आपको एक अनजान व्यक्ति से या कहीं से भी आपको एक कोई लिंक आया है या मैसेज आया है, जिसमें आपको बोला जाता है कि आप ये लिंक पर क्लिक करें, आप ये वीडियो देखें, और ये बहुत छोटे-छोटे होते हैं ऐसे कि इस वीडियो में आप हैं। तो आप ऐसे अगर आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि वो एक स्पाईवेयर के रूप में है, जो कि है ना, जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, आपकी जानकारी जो है चोरी हो सकती है। तो कुछ-कुछ इस तरीके के मैसेजेस हैं, लिंक्स हैं, तो आप इनको कभी भी जो है आप उसको ना खोलें, और साथ में आप फ़िशिंग स्कैम से बचे रहें। तो फ़िशिंग स्कैम क्या है कि आपको कहीं से ईमेल आता है, कहीं से आपको फ़ोन आता है कि आपके बैंक से संबंधित जानकारी चाहिए, या फिर आपका अपना पासवर्ड बता दीजिए, आपकी ये लॉटरी लगी है, आपका स्कीम में नाम आया है। तो कुछ इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जहाँ पे कि आपकी जानकारी को पूछा जा रहा है, पर्सनल जानकारी को, खासकर आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी अगर ऑथेंटिक या कोई भी प्रामाणिक अगर सोर्स होगा, है ना, तो वो कभी भी आपका पासवर्ड या आपकी जो बहुत पर्सनल डिटेल्स हैं वो नहीं पूछेगा, आपका पासवर्ड तो कभी भी नहीं पूछेगा। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिए, इन तरीके के जो मैसेजेस हैं या स्पैम या इस तरीके के कॉल्स या ईमेल से आप ज़रूर बचिए। और साथ ही में अगर आप कहीं साइबर कैफ़े में ब्राउज़िंग कर रहे हैं, तो उसके बाद आप अपना जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी आपके अकाउंट्स हैं, उनको आप हमेशा लॉग आउट करें, कभी आप उसको ना छोड़ें ऐसे ही, वरना आपकी जानकारी का गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये सब है। अभी हम फ़ायरवॉल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो आप फ़ायरवॉल ज़रूर अपने फ़ोन, अपने सिस्टम्स में, लैपटॉप्स में आप ऑन रखें, चालू रखें, और साथ में ही आप जो भी मेलवेयर, स्पाईवेयर या एडवेयर हैं, उनको आप उनको नज़रअंदाज ही करें, आप उनको कभी भी ना खोलें, तो अच्छा है। जी, और अपने पासवर्ड को आप हमेशा सुरक्षित रखें, इसके बारे में भी हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन हम पासवर्ड को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? सबसे पहला तो है कि हम हमेशा अपने पासवर्ड को समय-समय पर बदलते रहें, है ना? तो एक चीज़ है, और दूसरा, जब हम पासवर्ड अ, अपना बना रहे हैं या पासवर्ड चुन रहे हैं, तो कभी भी हम बहुत सिंपल सा पासवर्ड ना बनाएँ। जैसे कि कई बार हम अपना खाली फ़ोन नंबर लिख देते हैं पासवर्ड में, कई बार हम अपना सिर्फ़ नाम लिख देते हैं या अपने किसी जान-पहचान वाले का नाम लिख दिया। तो ये बहुत सिंपल पासवर्ड्स होते हैं जिनको कि क्रैक करना बहुत आसान होता है ना? कि ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें आप जब भी अपना पासवर्ड बना रहे हैं, तो उसमें कुछ निर्देश, मार्गदर्शन दिए होते हैं। जैसे कि आप अपर केस लेटर का ही इस्तेमाल कर आप अपर केस लेटर का इस्तेमाल करें, छोटे अक्षरों का इस्तेमाल करें, बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करें, नंबर, कोई स्पेशल जो सिंबल है, वो यूज़ करें। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपना पासवर्ड बनाएँ। कॉम्प्लेक्स जितना आप पासवर्ड बना सकते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आप इस्तेमाल करें, ये ज़रूरी है, और पासवर्ड को एक सुरक्षित जगह पर रखें। तो सबसे अच्छा तो होता है कि आप अपने पासवर्ड को याद रखें, लेकिन अगर नहीं है तो एक बहुत सुरक्षित जगह पर रखें। तो इसके लिए आप कभी भी ऑनलाइन या ईमेल में या ड्राइव में कुछ इस तरीके की जगह पर अपना पासवर्ड जो है, कभी आप उसको लिख कर ना रखें, जहाँ पे कि आपको लग रहा है कि ये कभी भी जो भी आपकी फाइल्स हैं वो अ अ, किसी भी खतरे का शिकार हो सकते हैं। तो ये थोड़ा आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पासवर्ड आप एक सुरक्षित जगह पर ही रखें, बहुत ज़रूरी है। और कभी भी ना करें, किसी को भी अपना पासवर्ड ना बताएँ, ये कभी नहीं करना चाहिए आपको। और साथ इसके बारे में बात कर चुके हैं कि आप कभी भी आम शब्द जो है आपके, जो जुड़े हुए हैं आपसे, इस बहुत ही आम शब्द हैं, उनका कभी आप इस्तेमाल ना करें। पासवर्ड को मैं बस ये जोड़ना चाहूँगी, जी, जब जी। आम शब्द की बात हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई आम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ़ इतना कि आप अपने नाम या अपने बच्चों के नाम या अपने स साथियों के नाम या कहीं-कहीं बार स्कूल
के नाम जुड़ जाते हैं वो पासवर्ड में, तो वो काफी बार बाहरी लोग बहुत आसानी से गेस कर पाते हैं। तो आप बाकी शब्द जो आपको शायद अच्छा लगे या कोई गाने का मुहावरे हैं, काफी लोग उस तरह के पासवर्ड्स रखते हैं, तो वो आप सोच सकते हैं। सॉरी, जस्ट वांटेड टू ऐड दैट पॉइंट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर एडिंग। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है कि हम अपने डेटा को या फाइलों को कैसे हम उनका बैकअप बना सकते हैं। तो बैकअप बनाने के लिए हम बैकअप का मतलब है कि हम जो भी हमारी महत्वपूर्ण फाइल्स हैं या जिन भी फाइलों को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसकी हम एक से ज़्यादा कॉपी बनाकर किसी सुरक्षित जगह पे हम उसको स्टोर कर लें। तो हम उसका बैकअप पेन ड्राइव में या किसी भी ड्राइव में हम रख सकते हैं, या अपने ही लैपटॉप की किसी अलग ड्राइव में हम जो अपना डेटा है या डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी फाइल्स हैं उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो कभी भी बैकअप बनाते वक्त कभी भी ये नहीं करना चाहिए आपको। आप अपने बैकअप डेटा को कि जो फाइल्स हैं वो एक ही जगह पर ना रखें, उनको अलग अलग जगह पर रखें और कभी भी सभी बैकअप फाइल्स की सारी कॉपी एक ही जगह पर, हाँ, मतलब जी। तो अपना जो बैकअप डेटा है उसको कभी भी आप एक जगह पर ना रखें, और हो सके तो आप अलग जो ड्राइव है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया या हार्ड ड्राइव, ये सब चीज़ें कुछ हैं जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जी। इसके बाद जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम इंटरनेट पर किस तरीके से सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं, और किस तरीके के खतरों का सामना हमें इंटरनेट पर करना पड़ सकता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो जो भी खतरे, जैसे कि आपने अभी अपने अनुभव भी आपने हमारे साथ साझा किए थे, तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर अगर हम देखें तो हम ये कुछ खतरे हैं जिनके बारे में हम जिन खतरों से हम इंटरनेट पर खतरे हैं जिनसे हम बचा जा सकता है, जैसे कि वायरस हो गया, एडवेयर या स्पाईवेयर या मालवेयर जो है, ये सब चीज़ें, हैकर, और आपकी पहचान या आपका जो डेटा है उसकी चोरी। तो ये कुछ तरीके के खतरे हैं जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं। तो अगर आपके यहीं पे मैं अभी अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो समाप्त करना चाहूँगी। जी, तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं अनुषा मैम से रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप मैम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। थैंक यू जी। यहाँ पे किसी ने कहा था कि कवच जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से प्रभावित है, एम कवच, जो आप अपने एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। डेफिनेटली ये एक दिस इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट कि आप ये फ्री मालवेयर कैचर फिशर जो है इसे रख सकते हैं। इसमें आपको फिर भी परमिशंस देने होते हैं, और ये भी डेटा कलेक्ट करता है। ये याद रखना है कि हमारे हर चीज कोई ना कोई डेटा कलेक्ट करता है। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक होता है कि हम कितना दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं, हम अपने बारे में कितना लोगों को बताना चाहते हैं, और उस जानकारी को वो किस तरह से उपयोग करेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं फेसबुक में डालती हूँ कि मैंने वोट किया है, तो फेसबुक उसके साथ, मतलब हम काफी बार फेसबुक आपसे पूछता भी है कि आपने क्या वोट किया है, तो हम कहते हैं कि हमने वोट किया है, या हम उसमें कमेंट मारते हैं कि एक प्राइड का बैज आता है कि हम बोलते हैं कि हमने वोट किया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि फेसबुक के पास दो और जानकारियां रहती हैं जो वो बहुत आसानी से हमारे बारे में जान सकता है। एक, हम कौन से इलाके से हैं। दूसरा, हम उस वक्त जहां पे हमने वोट किया, तो हम कहाँ से उस बात को हम बता रहे थे कि हमने वोट किया है। तो इस जानकारी को लेके वो ये भी जान सकता है कि क्या हमारे वोट्स
किस पक्ष में गए हैं। जस्ट टू गिव यू दिस एज एन एग्जांपल कि क्या हमने कौन सी पार्टी के लिए वोट किया होगा शायद, तो हमारी जो बाकी पोस्ट हैं जिसमें हमारी कुछ पॉलिटिकल जो हमारे व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, वो हमने साझा किया होगा, उससे भी उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा कि हमने किस तरह से वोट किया है। तो इसकी किस तरह से उपयोग हो सकते हैं। अमेरिका में काफी बार देखा गया है कि इससे जो वो एडवर्टाइजर्स हैं फेसबुक में, वो उनसे ये इंफॉर्मेशन लेके हमें इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स डाल सकते हैं फेसबुक में, इस तरह के पोस्ट हमें बता सकते हैं कि हम प्रभावित हों, हम या तो फिर हम हमारी जानकारी सीमित हो जाए एक पर्टिकुलर विषय पे और हम प्रभावित हो जाए किसी एक तरीके से वोट करने पे। तो ये इस पे बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट मीडिया लिटरेसी की जो हम बात करते हैं, डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में जब बात करते हैं, ये एक पार्ट है। जो हम सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, ये सिक्योरिटी नहीं है, ये एक और चीज है हमें ध्यान रखने के लिए कि हम किस तरह से मीडिया हमें प्रभावित कर सकती है। इसका एक बहुत सीधा सरल उदाहरण है। आप अपनी जो सेटिंग्स हैं उसमें आप अपना जो लोकेशन है, क्रोम या ब्रेव या डक डक गो या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, आप उसमें अपना लोकेशन बदल के देखिए और उसमें फिर आप हिंदुस्तान के मैप की जो एक मैप का इमेज है वो देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाइना में हैं तो अरुणाचल प्रदेश चाइना के बॉर्डर के सहित उसके अंदर आता है, तहत आता है। एलओसी को एलओसी नहीं पाकिस्तान के हिसाब से माना जाता है। और अगर आप इंडिया में है तो ऑब्वियसली आपकी नक्शा जो इंडिया का नक्शा है वो अलग रहेगा। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब रहता है कि जो वहां के लोग हैं उनकी एक जानकारी जो है वो एक तरह से प्रभावित है, क्योंकि उन्हें वो जानकारी एक ही तरह की जानकारी मिल रही है। उसी तरह हमें भी एक तरह की जानकारी मिल रही है। और हम जब दुनिया में एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी जो जानकारी है वो इस डिजिटल एज में भी काफी काफी बार सीमित रहती है, क्योंकि हमें एक दिशा दी जाती है जिसमें हम ढूंढ रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या साझा करना चाहते हैं, कहाँ साझा करना चाहते हैं, आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। तो काफी बार हम में से लोग कहते हैं कि हम दोनों पक्ष की इंफॉर्मेशन को लाइक करेंगे। हम जब लाइक्स करेंगे तो हम इस तरह से वो एल्गोरिथम को डिफीट करेंगे कि हम लेफ्ट पार्टी, राइट विंगर सबके बारे में हम लाइक्स करते रहेंगे, ताकि वो इंफॉर्मेशन की जो एक थिनिंग होती है, जो एक बताते हैं कि हम बस एक दिशा में हमें दिखाया जाता है, वो कम हो। एल्गोरिथम्स हमें दोनों पक्ष के राय बताएं, जानकारी दें। ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का एक हिस्सा है। हम जब बच्चों को सिखा रहे हैं तो हमें उन्हें भी ये जानकारियां देनी चाहिए। केरला में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मीडिया लिटरेसी की इंफॉर्मेशन 9th स्टैंडर्ड से उन्हें दी जाती है, ताकि उन्हें डिजिटल सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो वो आए। तो इसमें से काफी कोई जानकारी हम उधर से भी मतलब बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। So these were some of the other points, but yeah, over to you, Shweta. थैंक यू मैम। I think किसी ने अपना हाथ उठाया है। They have raised their hand. 2-3 लोग हैं जिन्होंने हाथ raise किया है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपको कोई भी सवाल है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पसंद सर, संतोष सर, आपने अपना हाथ उठाया हुआ है, हैंड रेज किया हुआ है, तो आप पूछिए आपके सवाल। हेलो। हेलो।
हेलो, जी सर, जी सर। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं सर। जी ओके बताइए। ओके, थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन ये है कि जनरली हम लोग जब ईमेल जो आईडी एक्टिवेट करते हैं तो कई कई साइट्स हम खोलते रहते हैं। उस समय होता क्या है कि मेल पे बहुत सारे अवांछित मेल आते हैं, जी। लगातार आते रहते, पर डे आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन मैसेज को अपन कैसे ब्लॉक करें, हाँ, मेल हाँ। आईडी पे जो तो मैसेज आ रहे हैं उन्हें हम जी, कैसे ब्लॉक जी, करें। जी। बसंत जी अ, बहुत ही अच्छा सवाल है। श्वेता, मैं क्या इस सवाल का जवाब दूँ? ज़रूर आप मैम, बाद प्लीज़, में ऐड कर श्योर। दीजिए। हाँ, या तो बसंत जी एक बात, ये जो आपने सवाल उठाया ये मेरी भी बहुत बड़ी परेशानी रही है। तो मैंने बहुत पहले अपने लिए एक और ईमेल आईडी तैयार करी थी, जो मैं शेयर करती हूँ ऐसे साइट्स में जहाँ पे वो बोलते हैं कि आपको बिल्कुल अनिवार्य है कि आपका ईमेल आईडी हो। उसके आगे बिना ईमेल आईडी के वहाँ पे आपको कोई जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो कुछ जैसे चीजें, जैसे मेरा एक ऑफिशियल आईडी है anusha.ramnathan@tis.edu फॉर इंस्टेंस, जो मैं यूज करती हूँ वहां पे जहाँ पे मुझे अपने ईमेल आईडी को दर्ज करना है, जो मैं चाहती हूँ कि वहां पे ऑफिशियली मेरी आईडी को रिकग्नाइज किया जाए और मुझे जो इन्फॉर्मेशन है मुझे मिले वहां से लगातार जानकारी के। लेकिन ऐसे भी साइट्स हैं जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर के एडवर्टाइज, वो वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कहीं और चाहिए, तो वहाँ पे आप एक बार या दो बार जाना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे बोलते हैं कि आपको लॉग इन करना है आपके ईमेल आईडी से। तो उसके लिए मेरे पास एक और ईमेल आईडी है जो मैं बोलती हूँ जंक मेल आईडी। तो मैंने एक जंक मेल आईडी बना के रखा हुआ है, जो जहाँ पे सारी वो ऐसे साइट्स जहाँ पे मुझे अपना इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करना है वो रखते हैं। आपको दूसरी जो आपके सवाल था कि इसको कैसे हम ब्लॉक करें, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसी मेल में देखेंगे तो नीचे बहुत ही छोटे छोटे टाइनी अक्षरों में लिखा गया है अनसब्सक्राइब फ्रॉम दिस मेलिंग लिस्ट। काफी बार आपको वो एक मेल आता है जहां पे वो बोलते हैं इफ यू डोंट विश टू रिसीव मेल्स फ्रॉम हियर अनसब्सक्राइब। वो बहुत ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको एक हाइपरलिंक मिलेगा, उस पे आप क्लिक करके अपने आप को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन वो काम भी मुझे बहुत ज्यादा लगता है बोल के मैंने एक अपने लिए अलग से आईडी बना के रखी है। तो ये दो एक तरीके हैं। उसके अलावा अगर किसी और के पास कोई तरीके हैं तो वो जरूर साझा करें। श्वेता, एनीथिंग? हेलो अनुषा जी। हाँ जी अमिताभ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी, आपके पास तो बहुत सारी टिप्पणियां रहेंगी अमिताभ नहीं जी। नहीं, मैं सर के बात का मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। जैसे अनुषा जी ने जी, अभी बताया कि आप मेल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मेल के अंदर ही एक फीचर होता है, जब आप मेल को ओपन करेंगे तो 3 डॉट मिलेंगे उसमें सॉरी, और वहां से जाके उस मेल को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। श्वेता, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अपना? हाँ जी। जी सर, आप होस्ट हैं तो आप शेयर कर ओके, सकते एक मिनट। आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, आप रिपोर्ट राइट स्पैम राइट। भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। मैं ब्लॉक लेकिन ब्लॉक का एक मैं और एक चेतावनी दे दूं, कभी कभी एक जैसे कि हमें स्पैम कॉल्स आते हैं, एक नंबर को ब्लॉक किया दूसरे नंबर से आते हैं, वैसे ईमेल के भी राइट काफी राइट ऐसे राइट। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं। तो बस ये लेकिन कि आप मैं ब्लॉक तो जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल। जी जी, जैसे मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है श्वेता? जी सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है। ओके, सो जैसे यहाँ पर कुछ मेल हैं। मैं किसी मेल को अगर ब्लॉक करना चाहूँ तो जैसे गौरव वर्मा की मेल है, मैंने इस मेल को ओपन किया। ये 3 डॉट में आप जाएंगे, सॉरी, अब यहाँ से आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक गौरव वर्मा, किसी भी मेल को आप ओपन कीजिए। मैंने इधर अगर ओपन किया जोसेफ चाको, और ये 3 डॉट पे आप जाएंगे मोर पर, यहाँ उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। रिपोर्ट स्पैम कर सकते हैं। तो वो क्या होगा कि इस अकाउंट से फ्यूचर में कोई मेल नहीं आएगा। लेकिन जैसे अनुषा जी ने बोला कि ये बड़ा टीडियस जॉब है, आपको एक एक ईमेल को आपको ब्लॉक करने की जरूरत है। लेकिन आप एक बार अगर ब्लॉक कर दें, अगर आप किसी को अनब्लॉक भी करना चाहते हो तो वहां से आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं।
बस इतना ही था श्वेता सर। ये क्लियर है? ओके सर, ओके, थैंक यू। जी सर, जी सर। थैंक यू। जी अमिताभ सर, क्योंकि आपने अभी अपना स्क्रीन शेयर ही किया हुआ है, तो एक हाँ। सवाल जो चैट में था, जो हम HTTPS की बात करते हैं, एक सिक्योर नेटवर्क की बात करते हैं, क्या आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करके आप दिखा सकते हैं? हाँ, तो मैम, किसी मैम का एक मिनट, मैम स्वाति मैम ने शायद सवाल पूछा था। तो HTTPS बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, जैसे डेटा जो है आपके ब्राउजर से उस वेबसाइट तक पास होता है, और जब आप HTTPS लगाते हो तो डेटा सिक्योर होता है। खासकर उस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप कुछ यूज़र इंफॉर्मेशन है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि HTTPS साइट से ही वो डेटा पास हो, या वो साइट का जो URL होना चाहिए वो HTTPS होना। जैसे अगर TSX को आप देखेंगे, आई डोंट नो कि इसमें TSX में HTTPS है या नहीं है। नहीं है, www.tisx.is आपको करना पड़ता है, तो नहीं है। ये तो आप ये जैसे अनुषा जी बता रही कि वो TSX में अभी वो HTTPS नहीं है, तो कोशिश हम ये करते हैं जब भी आपका जो यूजर इंफॉर्मेशन हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कुछ इस तरह की एक्टिविटी जब आप कर रहे हैं, लेकिन हाँ, तो मैं इसमें बस ऐड कर दूं कि जब आप TISX में ही अगर कोई पेमेंट पे जाता है, तो वो जो पेमेंट गेटवे है, वो पेमेंट गेटवे HTTPS सिक्योर है। पेमेंट गेटवेज हैव टू बी बाय डिफॉल्ट HTTPS, क्योंकि वो सिक्योरिटी चाहिए। बिल्कुल, जैसे तो वो बैंकिंग लेवल से वो हो जाता है, लेकिन कुछ साइट्स हैं जो सिक्योरिटी लेवल पे वो उधर तक नहीं बढ़ते। आपके कुछ गवर्नमेंट साइट्स भी हैं जहाँ पे HTTPS नहीं है अभी तक, तो वो बन रहे हैं। दैट्स द, लेकिन फाइनेंशियल, सॉरी फॉर बटलिंग। नहीं, ठीक है अनुषा जी, आपने काफी चीजें क्लियर कर दी और मैं कुछ चीजें भूल जाता हूँ। ठीक है, ओवर टू श्वेता। आप मुझे लगता है 6-5 हो गया, तो असाइनमेंट एक मेजर टास्क है, और अनुषा जी आज कॉल में है, हम लोग का सौभाग्य है। तो अनुषा जी अगर उस पर एक्सप्लेन कर पाए तो बेटर है, या स्वाति आप भी, श्वेता आप भी कर सकती हैं। कोई और सवाल थे तो पूछ सकते हैं फिर, या आप चैट में भी टाइप कर दें तो हम उसे भी देख लेंगे। मैम एक और क्वेश्चन था मैम मेरा। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी बोलिए। मेरा एक सवाल है मैम, आप लोग के समक्ष रखना चाहूँगा। जी संतोष सर, जैसे हम सुन पा रहे हैं। फोन पे या फिर फेसबुक में हम लोगों को बोला जाता है कि 20,000 आप दे दीजिए, मैं 4 घंटे में मॉर्निंग में वापस कर दूंगा। तो उसको मैं पेमेंट कर दिया मान लीजिए, तो रिफंडेबल होने का कुछ चांस है मैडम जी? फिर उसके पश्चात वो अपना अकाउंट मतलब जो मैसेज है उसको डिलीट कर देता है पेमेंट होने के पश्चात। आप कह रहे हैं कि पेमेंट होने के पश्चात डिलीट हो जाता है क्या? किस पे, इंटरनेट पे कि फेसबुक में मैडम जी? अच्छा, फेसबुक पे। जैसे अपने अकाउंट को हैंग कर लेते हैं, मेरा जो फ्रेंड है उसके अकाउंट को हैंग कर लेंगे, और उसको फ्रेंड को मैं अच्छे से जानता हूँ, और वो मैसेज डालेंगे कि मेरे को बहुत इमरजेंसी है, मेरे घर में कोई हॉस्पिटलाइज है, 10,000 या 20,000 मेरे को दे दीजिए, कल मॉर्निंग में मैं वापस कर दूंगा। बाय द वे मैं 20 या 10,000 उनको दे देता हूँ, तो उसके पश्चात वो सारे डिटेल अपना डिलीट कर देता है, तो उसमें रिटर्न या रिफंडेबल होने के कुछ चांसेस है मैडम? बताने की कृपा करेंगे। तो अगर आपको कभी भी ऐसे फ्रॉड वाले मैसेजेस आते हैं, तो एक तो आपको तुरंत फोन करके पूछ लेना चाहिए कि क्या ये है। लेकिन अगर हम में से किसी ने कहीं
इसी तरह नहीं, फेसबुक ही नहीं, आपके बहुत सारे ऐसे और फ्रॉड कॉल्स आते हैं, जैसे कि हमेशा मार्च के टाइम पे आपको एक कॉल आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ, कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट नहीं की और आपको तुरंत ये क्रेडिट कार्ड से अभी के अभी पेमेंट करना है वरना आपका बिजली कट जाएगा वगैरह वगैरह। और अक्सर ऐसे वक्त पे आता है जहाँ पे आप शायद सोच नहीं पा रहे हैं, आपका दिमाग नहीं जी चल मैम रहा जी है और गलती से आप पेमेंट कर देते हैं, तो आप तुरंत उस जो ट्रांजैक्शन है और आपके पास जो कोई, अगर आपने कभी भी ट्रांजैक्शन किया तो उसकी आप स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखिएगा। और आई मीन ट्रांजैक्शन की नहीं, ट्रांजैक्शन का तो रिकॉर्ड रहता है, लेकिन जिस मामले के लिए आपने पेमेंट किया या किसी के कहने पे कोई ईमेल आया आपको या आपको कोई व्हाट्सएप के मैसेजेस आए। देखिए, हम कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि व्हाट्सएप या जो भी है, हमारा फोन चोरी हो सकता है और कोई और उसे उसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि पासवर्ड्स अगेन उसमें जो लॉक कोड है वो इस तरह के होते हैं कि हाँ, कोई और भी उसे शायद देख सकता है। तो हम उसकी स्क्रीनशॉट अगर आप लेके रखते हैं तो वो आपको एक्सप्लेन करने में मदद करता है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप बैंक में जाएं और रिपोर्ट करें तो आपके ट्रांजैक्शंस सेफ रहते हैं। लेकिन आपको दो चीजें याद रखनी है। एक, जो क्रेडिट कार्ड है उससे अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि आपकी जो फंड्स है वो रिटर्न हो जाए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पैसे आपके बैंक से बाहर नहीं जाते। लेकिन जैसे ही आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है और उसमें से पैसे बाहर जाते हैं तो फिर उसमें वापस पैसे लेके आना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अभी आज की तारीख में अखबार में आया कि एक औरत ने गलती से गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, कुछ 7 लाख रुपए, और वो जो बैंक अकाउंट होल्डर है उसको ट्रैक किया गया, उससे फोन पे बात करी गई, बैंक से बात की और उस बैंक अकाउंट होल्डर ने कहा कि मेरी तो गलती नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा वापस। तो इस तरह की जो आम गलतियां होती हैं उसके लिए हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर आप गूगल पे भी कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि 1 रुपया पहले डालें, उनसे कंफर्म करें कि वो पैसे उनको ही मिले हैं, उसके बाद बाकी रुपए आप शेयर करें वगैरह। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन आप बैंक में जरूर कंप्लेन कर सकते हैं और बैंक अक्सर कोशिश करता है कि आपके पैसे वो आपको लौटा दे। और जितनी जल्दी आप वो बैंक को रिपोर्ट करते हैं उतनी सुविधाजनक बैंक के लिए होता है ट्रांजैक्शन स्टॉप करना। तो जैसे कि मैंने कहा कि क्रेडिट कार्ड से तो वो बहुत जल्दी कर देते हैं क्योंकि उनके बैंक अकाउंट से पैसे गए नहीं है, लेकिन सेविंग्स बैंक से उनको बहुत मुश्किल पड़ता है। बट यू कैन ट्राई एंड बैंक इज द प्लेस दैट यू कैन रिपोर्ट इट टू। ओके, शुक्रिया मैम आपका। सेकंड मैं क्वेश्चन आप लोग के समक्ष रखना चाहूंगा कि जो हम लोग डिजिटल कॉम्पिटेंसी जो कोर्स कर रहे हैं इसका, क्योंकि ये फ्यूचर में यूटिलाइज तो होना ही है, तो ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है क्या मैम, जो नोट्स है? जो नोट्स हैं वो आपको वैसे भी आप जब भी टिसेक्स में जाएं आपको ये नोट्स रहेंगे, आप ये कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फिलहाल पीडीएफ में तो नहीं, हाँ, लेकिन आप इसको से मेल में जो कोर्स का यूनिट जो शो हो रहा है, जैसे कोर्स कंप्लीट होगा तो मेल से हटेगा थोड़ी मैम? नहीं हटेगा। आप जैसे ऑनलाइन आप जैसे लॉग इन करें और आपको वो कोर्स दिखता रहेगा। सिर्फ आप जो नहीं कर पाएंगे वो है कि असाइनमेंट आप अपलोड नहीं कर पाएंगे या डिस्कशन जो है उसमें आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, लेकिन असाइनमेंट के अलावा बाकी जितना भी कोर्स है वो आपको दिखता रहेगा। कोई शुक्रिया मैम, श्वेता मैम, अमिताभ सर, आपका भी। जी थैंक यू सर। श्वेता तो बिना विलंब के अभी हम असाइनमेंट्स के बारे में जल्दी से एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है कोर्स कंप्लीट करने के लिए और हमारे पास कोर्स में समय भी ज़्यादा नहीं बचा है। तो जी अनुषा मैम, क्या आप असाइनमेंट्स के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे?
Sure. Would you be able to share the screen for the assignment as such? Sure. तो जो असाइनमेंट है ये काफ़ी सरल है, इन द सेंस कि हमने कोशिश करी है कि आप पे बहुत भार ना पड़े। जो अगले कोर्स है CO2 उसमें आपको ज़्यादा मतलब हमारे हिसाब से उसकी मेहनत जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये जो असाइनमेंट है आपको कोर्स में यूनिट 4 यूनिट की जो लास्ट एलिमेंट है इसमें एक असाइनमेंट बोल के आपको दिखाई देता है, राइट? और उसमें आपको बस कुछ चीज़ें जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं उसमें आपको विशेष जानकारी दे, आपको उस पे एक लेसन प्लान क्रिएट करना है। तो आप एक लेसन प्लान आप एक पहले एक कोई भी टूल सोचिए, आप बताइए कि क्या वो एक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है या नहीं है, और अगर नहीं है या है तो आपको ये क्यों उचित लगता है ये टूल सबसे ज़्यादा यूज़ करने में, ये जो आपने विषय लिया है या जो भी टॉपिक लिया है आपने जो एक्सप्लेन करने के लिए, किसी को सिखाने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि आप एक ऐसा कोई एप्लीकेशन लें, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, और उसे चुनें और बताएं कि आपने ये एप्लीकेशन क्यों लिया है और ये टॉपिक सिखाने के लिए वो क्यों लाभदायक है, राइट? ये शिक्षा में उपयोगी कैसे है। उसके किसी 3 और लोगों के साथ, और नहीं इसलिए लोगों कहा था क्योंकि कोविड के दौरान काफ़ी बार आपके पास बच्चे नहीं थे जिनके साथ आप ये काम कर सकते थे, सिखा सकते थे, तो हमने कहा कि आप फैमिली मेंबर्स को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 3 लोगों के साथ। लेकिन उचित ये रहेगा, सबसे बेहतर ये रहेगा कि अगर आप बच्चों के साथ ये कर पाएँ, आप उन्हें सिखाएं और उन्हें एप्लीकेशन कैसे उपयोग करना है वो सिखाएं, लेकिन वो जो आप भी सीख रहे हैं जैसे कि जियोजीब्रा हुआ या गूगल लेंस हुआ या कहूट से आप उनके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो वो आप सिखाने की प्रक्रिया में उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, वो दर्शाएं। और दर्शाने का मतलब ये होगा कि आप उसके बारे में विस्तार में लिखें कि आप क्या-क्या कर रहे हैं। आप उसके कुछ पिक्चर्स जो हैं, फोटोग्राफ्स जो हैं, वो आप हमारे साथ साझा करें, और सब कुछ एक ही डॉक्यूमेंट में होना चाहिए अक्सर। तो आप कोई भी उदाहरण अपने छात्रों के साथ, छात्रों की तस्वीरें हो सकती हैं, छात्रों की जो कार्य है जो उन्होंने किया है उसकी तस्वीरें हो सकती हैं, और उसको आप बता सकते हैं कि इन्होंने इस तरह से किया, इसमें ये तब्दीली थी, इसमें ये गलती थी या कुछ था। तो सीखने में ये एप्लीकेशन ये विषय को सिखाने में कैसे मददगार रही, आपकी जो प्रक्रिया थी वो कैसे किस तरह से उचित थी या अनुचित थी। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ बहुत जल्दी सिखाने की कोशिश की, या आपको जितना आपने वक्त सोचा था उससे बहुत ज़्यादा वक्त लगा आपको सिखाने में, और आपने जिस तरह से सिखाने की सोची थी उसको तरीके को आपको बदलना पड़ा। तो ये जो आपके रिफ्लेक्शंस हैं, क्योंकि ये कोर्स रिफ्लेक्टिव टीचिंग विद ICT चिंतन के हिसाब से हमें करना है, तो ये जो आपका जो चिंतन है, जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये आना चाहिए उभर के असाइनमेंट में। तो किस तरह से आप इसे सुधारेंगे, अगली बार अगर सिखाएंगे तो इसमें आप क्या सुधार लाएंगे, क्यों लाएंगे, ये अगर आप कहीं 2-3 पॉइंट्स बता पाएं। ये भी हो सकता है कि आप बताएं कि सब कुछ बहुत अच्छा चला, तो वो भी बताएं कि क्यों अच्छा चला, कैसे अच्छा चला, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में लिखें। और ये भी तो ये जो आप लिखित में लिख रहे हैं और जो पिक्चर्स लिख रहे हैं, ये आप शायद वर्ड डॉक्यूमेंट में बता सकते हैं। आपका एक सेशन हुआ है जहाँ पे PDFs को आप जोड़ सकते हैं, तो हो सकता है कि आपने लिखित में आपने लिख दिया हो कागज पे, और कुछ पिक्चर्स हैं जो आप बाद में जोड़ रहे हैं PDF में, तो वो भी आप सब मिला के एक PDF फाइल जो 5 MB से कम हो, वो उस PDF फाइल को बनाएं और फिर उसे अपलोड करें JASX प्लेटफॉर्म में। ये आपका असाइनमेंट रहेगा। तो
ऊपर से अगर मैं इसको 3 वाक्य में बताऊं कि असाइनमेंट क्या है, कोई भी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन आपको चुनना है, उसे उसका इस्तेमाल करना है, उसका लेसन प्लान बनाना है कि हम इसे कैसे उपयोग करेंगे कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक सिखाने के लिए, और फिर उसकी प्रक्रिया जो आपकी सिखाने की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में, और जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, विस्तार में आपको उसके दर्शाना है इन अ वे। 2-3 पिक्चर्स अगर आप दे सकें तो वो अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं दे सकते तो छात्रों ने क्या सवाल पूछे, छात्रों ने किस तरह से काम किया आपके साथ, आपकी जो उस तरह उस वक्त आपने आपकी जो प्रक्रियाएं थी उसके बारे में और विस्तार में अगर आप लिख भी सकते हैं तो भी चलेगा, लेकिन पिक्चर्स अगर होंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन लिखेंगे तो भी चलेगा। तो वो आपको सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया थी उस पे आपको चर्चा करनी है, उसके आप पे आपको डिस्क्राइब करना है, और उसमें और क्या बदलाव और किस तरह से वो अच्छा हो सकता था, या उसमें जो अच्छाई थी वो क्यों थी, ये आपको बताना है। दिस इज द रिफ्लेक्टिव पार्ट ऑफ इट, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो एंड फिर वो आप हमसे साझा करें एज अ फाइल। या इसमें कोई और शक है, शंकाएं हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में भी लिखा है कि जो भी आप पीडीएफ फाइल बना रहे हैं वो 5 MB से छोटी हो, और आपको ये फाइल इसके जब आप असाइनमेंट्स के इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो जो आप निर्देश पढ़ेंगे उसके नीचे ही यहाँ पे जाकर के सेलेक्ट अ फाइल पर जाकर के आप अपने सिस्टम से कोई भी जो भी आपकी पीडीएफ फाइल है वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे ये फाइल को चुनी, आप कोशिश, हाँ, इसमें आप कोशिश कीजिए कि सही वाला नाम चुने, क्योंकि हाँ, क्योंकि काफी बार हमें ऐसे असाइनमेंट मिलते हैं जो एक्चुअली आपने साझा नहीं करना था। तो, जी तो यहाँ से जब आप इसको यहाँ पे आपका फाइल आ गया है, लेकिन ये अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो अपलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये अपलोडिंग दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फाइल अपलोडेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो और इस असाइनमेंट का जो ग्रेडिंग है वो ग्रेडिंग इसका बाद में होगा। तो ऐसा होगा, अगर आप इस असाइनमेंट को जब जमा करते हैं, इसको अपलोड करते हैं, तो उसके तुरंत बाद आपकी प्रोग्रेस में वो असाइनमेंट नहीं दिखेगा, नहीं तो दिखेगा। क्योंकि और दूसरी बात इसमें कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस पेज से हट जाते हैं तो आप वो फाइल चेंज नहीं कर सकते। तो आपने एक बार अगर अपलोड कर दिया तो आप वो दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप वहाँ पे सोच समझ के अपलोड करें। जी, या सॉरी श्वेता। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग दिस। और इसके बाद अगर आप अपने आपके कोई भी असाइनमेंट्स पूरे कोर्स में छूट रहे हैं तो आप यहाँ से जाकर के देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं असाइनमेंट्स में भी अंक है ना, तो 0/5 है, तो 5 में से आपको कितने अंक प्राप्त हुए उस असाइनमेंट में, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई असाइनमेंट छूट तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको जो भी लिंक है, ये आपको हाइपर लिंक है, वो असाइनमेंट पर लेकर जाएगा। तो ये आप ज़रूर एक बार कोर्स ख़त्म होने से पहले आप ज़रूर एक बार जांच लीजिएगा कि आपका कोई असाइनमेंट छूट नहीं रहा हो, क्योंकि 30 तारीख के बाद आप अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। और यदि आपके अगर कोई सवाल हैं असाइनमेंट्स से संबंधित में, तो हेलो मैम, असाइनमेंट TSX ऐप के थ्रू कर सकते हैं ना? जी सर, आप TSX ऐप के थ्रू कर सकते हैं सभी असाइनमेंट्स। आप फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू मैम। हेलो मैम। जी बसंत सर। मैम इसमें C01 में कितने असाइनमेंट हैं अभी?
सर C01 में आपको दिखेगा अलग अलग, अभी जो मेन असाइनमेंट है C01 का रिफ्लेक्शन वाला, वो एक ही है यूनिट 4 में, 4th यूनिट में। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं, क्विजेस हैं, कुछ राइट अप्स हैं जिनको आपको अपलोड करना है, जिनको आपको लिखना है और वो सबमिट करना है। मैं आपको दिखा के देती हूँ ऊपर। जैसे कि आप देखेंगे, आप जैसे कि आपका ये यूनिट में कुछ कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं, ये जैसे कि क्विज है। इसके अलावा कुछ डिस्कशंस भी, जैसे टॉपिक्स रहते हैं उनके ऊपर आपको अपना रिस्पॉन्स लिखना होता है। जैसे कि एक सवाल है इंटरनेट सुरक्षा के बारे में पढ़ने के बाद सामाजिक नेटवर्क जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर व्यक्तिगत तौर पर भागीदारी करने में आपकी क्या राय है? तो ये कुछ सवाल हैं, इनके जवाब आपको एक रिस्पॉन्स के फॉर्म में, रिस्पॉन्स के तौर पर यहाँ पे लिखना होता है। तो इसके लिए आपका जो भी रिस्पॉन्स है उसको आप लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है। और फिर इसके बाद, हाँ, उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं आपके पास 0 of 2 सबमिशंस है। मतलब अगर मान लीजिए आपका एक बार सबमिशन अगर आपका नहीं हो पाया अच्छे से, या आप उसमें कुछ और लिखना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, तो आप उसको दोबारा भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आप 2 बार ही कर सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा नहीं। तो आप हर असाइनमेंट के नीचे ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपके पास कितने अटेम्प्ट्स हैं। तो यहाँ आपके पास 2 अटेम्प्ट है। और साथ में मान लीजिए अगर आपको कुछ आपने आज लिखा, थोड़ा आपको बाद में लिखना है ना, तो आप क्या करें, आप लिख करके उसको सेव करते हैं। तो आपने अगर सेव कर दिया, इसके बाद जब आप इसको खोलेंगे दोबारा से, तो आपने जो पहले लिखा था वो आपको दिखेगा। और उसके जब आपका ये पूरा हो जाए, आप सीधा सबमिट कर दीजिए, आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। अभी इसमें मुझे दिखा रहे हैं कि यू हैव यूज्ड 1 of 2 सबमिशंस। तो इसका मतलब मेरे पास एक अटेम्प्ट और है। ओके मैम, और एक और क्वेश्चन है कि इन असाइनमेंट को अलग अलग डेट होगा सभी कोर्स के लिए? C01, C02, 3, 4 ऐसा है असाइनमेंट जमा करने का डेट सबके लिए अलग अलग होगा? सर आप जितने भी सभी के, क्योंकि ये कोर्स 30 जुलाई को खत्म हो जाएगा, 30 जुलाई आखिरी दिन है कोर्स का। तो 30 जुलाई तक आप सभी, हाँ C01 का तो आप ये सभी, हाँ, तो आप ये सभी असाइनमेंट्स 30 जुलाई तक आप सबमिट कर दीजिए। और C02 कोर्स जब शुरू होगा 8 अगस्त को, तो C02 कोर्स का अलग कंटेंट होगा, एक अलग कोर्स के रूप में वो आपको दिखेगा। जैसे आपको C01 एक कोर्स दिखता है ना आपके डैशबोर्ड में, इस तरीके से, तो ऐसे ही करके आपको C02 कोर्स अलग से दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक C01 कोर्स ये दिख रहा है और एक मुझे कोर्स ये दिख रहा है, इस तरीके से। जी, कोई और सवाल है आपको तो आप पूछ सकते हैं। नितेश सर, अगर आपके 3 सबमिशन अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएंगे, या जितने भी सबमिशन अटेम्प्ट्स हैं, उसके बाद आप फिर असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाएंगे दूसरा, तो आप ज़रूर जब जो भी आप लिख करके सबमिट कर रहे हैं या फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो आप ज़रूर ध्यान रखिए। और ज़्यादातर असाइनमेंट्स में एक ही अटेम्प्ट है, तो आप वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कुछ में 2 अटेम्प्ट्स आपको मिल सकते हैं, एक से ज़्यादा अटेम्प्ट मिल सकते हैं, बट ज़्यादातर एक ही अटेम्प्ट है। तो आप बहुत ध्यान से अपने जो भी असाइनमेंट्स हैं उनको अपलोड कीजिए। मैडम मेरे को एक डाउट था। जी सर, जी अविनाश। मैडम C01 यूनिट 2, हाँ जी, उसमें एक असाइनमेंट है जिसमें क्वेश्चन आंसर था। क्वेश्चन आंसर में जो क्वेश्चन के जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं आप लोगों के द्वारा, उसमें 1, 1, 2, 2 ऐसा करके है।
वो टोटल 6 नंबर का होता है, लेकिन जब एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं अपन तो वो 20 का हो जाता है। ये ऐसा है, इसमें थोड़ा सा चेक करेंगे आप लोग, और उसके चलते मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। जी जी समझी सर। तो आप कौन से असाइनमेंट की बात इसमें आप बात कर रहे हैं? कौन से क्वेश्चन यूनिट 2 में प्रश्न उत्तरी में। जी, आपने अगर कुछ जवाब सही दिए हों और कुछ ने गलत दिए हों, तो फिर आपका अंक सिर्फ उस पूरा का पूरा निकल जाता है। आपका वही सवाल है ना? मैडम उसमें अंक अलग दिखा रहा है, 1 नंबर दिखाता है और कायदे से उसमें आप लोगों ने 5 रखा हुआ है। इस कारण वो गड़बड़ हो जाता है, बहुत ज्यादा लोअर चला जाता है परसेंटेज। हाँ, क्योंकि वो जो पॉइंट्स हैं वो परसेंटेज वो पॉइंट्स मैप नहीं करते। परसेंटेज जो है वो आपको जो प्रोग्राम प्रॉब्लम ग्रेड रिपोर्ट में दिखता है वो परसेंटेज है। जैसे कि हो सकता है कि हम स्टूडेंट से पूछें कि आप हाँ समझ नहीं रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाँ के आगे जी आपने मार्क्स दिया हुआ है कि वो 1 नंबर का है कि 2 जी नंबर का है ना? जी तो जब हम उसको फाइट करते हैं तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन एक्चुअल में 5 नंबर का है और उसमें शो होता है 1 नंबर का। तो सर वो एक्चुअल में 5 नंबर का आपको किधर दिखता है, यहाँ पे कि किधर आपको? नहीं वो जो या we'll fix that, that's fine, I got what your problem is। वो एक्चुअली आपको मार्क्स जो हमने बताए वो परसेंटेज के हिसाब से वही मैं बोल रही थी, बट वी विल फिक्स द सेम, वी विल जस्ट इंश्योर दैट आपको दिखे उसी तरह से जिस तरह से, सो डोंट वरी हाँ, वो अबाउट इट। एक्चुअली इस जी कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हमको लगता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो चलो ठीक है, गलत हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन वो सीधा सीधा 5 नंबर कट जाता है। जी, लेकिन एक्चुअली वो परसेंटेज जो है वो काफी कम है, लेकिन हाँ वो मैं वहाँ पे आपको जो 5 के हैं वो 5 के दिखा देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। जी जी जी, आगे से मत हो मैडम, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, एकदम से परसेंटेज लो हो जाता है कहाँ से। So the basic problem is that the marks don't reflect the percentage. We'll change that. Yeah. हेलो जी विनीता मैम, हम सुन पा रहे हैं। मैम, ये प्रोग्रेस में लिखा हुआ है यू आर एनरोल्ड इन द ऑडिट ट्रैक फॉर दिस कोर्स। द ऑडिट ट्रैक डज नॉट इंक्लूड अ सर्टिफिकेट। मैम, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। नहीं सर्टिफिकेट होगा आपको, हमने एनरोल किया है। जनरली टिसेक्स के प्लेटफॉर्म में लोग फीस पे करके फिर उस कोर्स में शामिल होते हैं, लेकिन क्योंकि ये समग्र शिक्षा के निर्धारित आता है और फिर उन्होंने फीस पे करे हैं इसके, इन द सेंस दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट एमओयू। तो आपको हमने ऑडिट ट्रैक में एनरोल किया है। जैसे कोर्स खत्म हो जाएगा ये कोर्स और CO2, आपको सर्टिफिकेट्स जब हम AC से अप्रूवल ले लेंगे तो वो सर्टिफिकेट्स आपको प्लेटफॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। दैट इज नॉट अ इश्यू एट ऑल। वो सिर्फ वो ओके एक मैम, थैंक यू। टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म उसे इस तरह से रिकॉग्नाइज करता है, हमें मैन्युअली वो चेंज करना है। वो हम चेंज कर देंगे जब सर्टिफिकेशन हम दे रहे हैं, तब उस वक्त वो सर्टिफिकेशन को रिलीज करने के लिए हम वो चेंज कर पाएंगे, तो वो चेंज हो जाएगा, आपको ओके सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दिव्या मैम, आप कह रहे हैं कि आपको कुछ जगह पे असाइनमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो कहाँ पे ये इशू आ रहा है आपको, किस जगह पे नहीं आप सबमिट कर पा रहे हैं? हेलो, जी बसंत सर। may I ask you a question about antivirus software, ma'am? श्योर सर। मैम, हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें जो वो है अपना सिस्टम है उस पर कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डलवाएं?
क्योंकि मार्केट में जाते तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर वहाँ पे दिखते हैं और एक ही कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये सवाल काफी पेचीदा है सर। अमिताभ जी के जरूर इसमें बहुत सारी टिप्पणियां रहेंगी, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात और समझ में नहीं आ रही है तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कवच है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से फ्री है। सो दैट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर। जब आप पेड की बात करते हैं तो आपको सिस्टम कंपैटिबिलिटी के साथ बहुत कुछ ध्यान रखना होगा। तो अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग लेवल्स ऑफ सिस्टम्स की अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते रहते हैं। तो दैट्स द सिंगल सोल्यूशन। ये बहुत मतलब थोड़ा बहुत इसमें काफी टेक्निकल, जैसे कि अगर आप उबंटू यूज कर रहे हैं तो उसमें अलग सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो उसमें अलग सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है। आपकी यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंटरनेट बेस्ड ज्यादा सॉफ्टवेयर चाहिए, कि आपको मैलवेयर, आप अगर बहुत सारा चीज डाउनलोड करते रहते हैं तो आपकी मैलवेयर की प्रोटेक्शन लेवल क्या हो, ये थोड़ा बहुत ध्यान में सोचना पड़ता है। तो दैट्स देयर। लेकिन हम आपके लिए एक काम कर सकते हैं, वी कैन ट्राई एंड सी वेदर जो कौन से सॉफ्टवेयर आर बेस्ट, उसका एक लिंक हम जरूर शेयर कर सकते हैं कॉप में, तो वो हम कर सकते हैं, वील डू दैट। लेकिन आपका जो सवाल है स्पेसिफिकली, उसका तुरंत जवाब मुश्किल है, अदर देन द कवच। हेलो, हाँ सॉरी, दिव्या मैम का जो सवाल था, एग्जैक्टली दैट्स इशू। अनुषा जी, एक चीज मैंने नोटिस किया है कि जहाँ पर हम पोस्ट करते हैं आर्टिकल या अपना न्यू कमेंट पोस्ट करते हैं, शायद यूनिट 2 के अंदर है, वो मोबाइल में काम नहीं कर रहा है। दिव्या मैम ने मुझे शेयर किया था, मैं भूल गया था किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हैं, तो थोड़ा सा आप चेक कीजिए कि जब भी आपको टाइम मिलेगा हाँ, एक बार वो उसको मैं चेक सतेज के साथ, कीजिएगा। वो मोबाइल में प्रॉब्लम मोबाइल कर टिक्स ऐप में मोबाइल राइट कर, राइट, ठीक है, मैं वो सतेज से हाँ डिस्कस करके। मोबाइल में वो प्रॉब्लम कर रहा है, थैंक यू, राइट। थैंक्स ठीक फॉर पॉइंटिंग आउट। ठीक है, या थैंक यू, थैंक यू। तो अगर आप में से किसी और की कोई सवाल है तो हम एक दो सवाल और ले सकते हैं। आज हमारा सेशन बहुत ज़्यादा लंबा खींच गया। और जी, तो अगर कोई सवाल नहीं है तो हम इसीलिए कभी टीचर को जुड़ना नहीं चाहिए। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आई थिंक आपके सेशन ज्वाइन करने से बहुत वैल्यूएबल हमें थॉट्स और कमेंट्स मिले, बहुत चीज़ें हम जो शायद हम नहीं एड्रेस कर पाते। तो थैंक यू सो मच मैम आपका जुड़ने के लिए क्लास में। अगर सवाल नहीं है तो फिर हम अगले हफ्ते अगर कोई डाउट्स हैं तो मिल सकते हैं। फिगर इट आउट, है ना? मुझे नहीं लग रहा है मैम कोई सवाल है। बाकी बसंत सर के कमेंट आए हैं कि क्या ऑनलाइन क्लास की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस की का नंबर बढ़ाया जा सकता है क्या, और ऑनलाइन क्लासेस हो सकते हैं? इसके बाद सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं। एक्चुअली मैम हम लोग अभी पर वीक एक ही क्लास ले रहे हैं,
यदि इस वीक में 2 कर दें तो कैसा रहेगा मैम? मतलब और बाकी जो जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी भी राय अपन जान ले। ऐसे जी, ये एक में ही काफी लोगों को दिक्कत हो रही है कि एक में ही जुड़ पाए, तो अगर आप में से किसी को कोई शंका है, कोई डाउट है और आपको एक डाउट सॉल्विंग सेशन ऐसे करना है, तो हम जरूर वो वेडनेसडे शाम को या ऐसा कुछ रख सकते हैं। बट आई थिंक सैटरडे का इसलिए चुना गया था क्योंकि लोगों के पास सिर्फ इतना वक्त रहता है कि वो स्कूल के बाद इसमें जुड़ पाए और वीकडे में वो नहीं जुड़ पा रहे थे। हमने बहुत बार पहले भी छत्तीसगढ़ में कोर्सेज चलाए हैं और फिर कोशिश करी है, लेकिन अगर कोई डाउट्स हैं और कुछ संख्या है कोई लोगों की जो थर्सडे या वेडनेसडे ऐसा कोई शाम को रखना चाहते हैं, तो दैट कैन फॉर डाउट सॉल्विंग एक्सेट्रा कैन बी डन। क्लास की जो एक परिभाषा है कि हम इस कोई टॉपिक को, विषय को लेके जुड़ेंगे, वो हम शायद सिर्फ सैटरडे को रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें जो उपाय दिए हैं वो, और जो उनकी जो राय है कि वो सैटरडे को शाम को रखा जाए। ओके मैम, थैंक यू। सविता मैम का एक सवाल है, यदि हमें किसी कोर्स पे बच्चों से काम करवाना है तो मोबाइल से कराएंगे, तो क्या मोबाइल से कराएंगे कि ऑफलाइन उसको कर सकते हैं? सविता मैम, हमने बहुत सारे टूल्स के बारे में भी चर्चा की थी जो कि सॉफ्टवेयर के रूप में ही, ज़रूरी नहीं है वो टूल्स ऑनलाइन ही हो, आप ऑफलाइन भी उन टूल्स के ऊपर बच्चों के साथ काम, बच्चों को सिखा सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल आप बच्चों को सिखा रहे हैं। तो अभी अगर हमारे और कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन भी आज यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं अनुषा मैम का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो आज की क्लास में हमारे सबके साथ जुड़ी और उन्होंने साइबर सिक्योरिटी या साइलेंस के बारे में अपने बहुत वैल्यूएबल जो कमेंट्स थे वो रखे। तो थैंक यू अनुषा मैम फॉर ज्वाइनिंग एंड वी विश कि आप आगे के सेशंस में भी ज़रूर हमारे साथ। आई विल बी Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, madam.